चलिए 7 लोग हो गए, चर्चा की शुरुआत जल्दी से करते हैं। जो आते रहेंगे उनको हम लोग इसमें ऐड करते रहेंगे। देखिए, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये अभी लॉन्च हुई है, और जैसे हम लोगों ने एक 2009 में जो शिक्षा नीति आई थी, शिक्षा का अधिकार, उस पर बहुत सारी दुविधाएं बनी रही। इसके संबंध के लिए चर्चाएं भी चली और बहुत सारे उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए योजनाएं भी बनी, बहुत सारी परेशानियां भी हम लोगों को होती रही। तो उसके लिए ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसको 2022-23 तक सरकार के द्वारा लागू करने की योजना है। तो हमारी ये मीटिंग क्रमबद्ध तरीके से 2, 3, 4, 5 दिवस के परिचर्चा में इसको हमको कंप्लीट करने का ऐसा मंतव्य है। तो आइए जानते हैं कि जो मैं बहुत तेजी से आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। आज तो उद्देश्यों पर ही होगी हमारी, विभिन्न विषयों पर हम आगे की बात करेंगे। तो जाने क्या है नई शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति पर जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है वो ये है कि अब इसके दायरे में स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ एग्रीकल्चर, चिकित्सा शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन को भी जोड़ दिया गया है। आजकल चूंकि पढ़ाई के बाद छात्रों को नौकरी हासिल करने में बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसलिए यही माना जा रहा है कि इस नई शिक्षा नीति में ये संकट उससे दूर होगा और छात्रों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ किसी लाइफ स्किल उसके साथ भी जोड़ना, सीधे सीधे जोड़ना है। जो आज तक हम जिसको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कहते थे या को करिकुलर एक्टिविटीज कहते थे, वो मेन सिलेबस का हिस्सा बनेंगी अब। और इस बात में कोई शक नहीं कि गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी जैसे विषय एक समय के बाद थोड़े से बोझिल हो जाता था छात्रों के लिए। शायद यही, हाँ जी, शायद वो यही कारण है कि जिसके कारण पूर्व की शिक्षा जो नीति थी, जिसमें आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट, योग को हम इसको एक सहयोगी शिक्षा के रूप में जोड़कर शिक्षा नीति को चलाते थे। पर इस नई शिक्षा नीति में सारा जो छात्रों के लाइफ स्किल को, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है और लाइफ स्किल के लिए जो उनको तैयार करना है, उस पर दिया गया है। तो ये मेन सिलेबस का हिस्सा होगा को करिकुलर एक्टिविटीज अब। और सरकार इस पर जल्दी ही नया नेशनल जो करिकुलम फ्रेमवर्क लाएगी। अभी उसकी तैयारी होगी क्योंकि ये नीति बनी है, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया जाए उस पर। अब जो प्राथमिक शिक्षा है, जो नर्सरी की शिक्षा है, उस पर ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो उस पर मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बहुत अभी काम किया है और उन्होंने एक उड़ान करके हस्त पुस्तिका उन्होंने जारी की है, जिसमें जो छात्रों की जो वो जो प्राथमिक शिक्षा है वो नर्सरी वगैरह आंगनबाड़ी से शासकीय शिक्षा शुरू होती है। निजी स्कूलों में, हमारे स्कूलों में वो हम देते हैं, पर उसमें बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन है और भी जो चीजें हैं, वो सभी चीजें ECE पैटर्न के तहत उसका हमको परिमापन करना होगा और उसके तहत शिक्षा देनी होगी। तो आपका स्वागत है नए सदस्य जो जुड़ रहे हैं उनका। और अब बोर्ड एग्जाम को जो है वो अलग खंडों में बांटा जाएगा। साल में जो जितने भी बोर्ड हैं 2 या 3 टर्म में उस एग्जाम को लेंगे। और जो स्कूल टीचर्स है और एडल्ट एजुकेशन को इसमें भी ऐड किया जा रहा है। पर साथ ही अगर स्टूडेंट को कोई स्किल सीखी है, उन्होंने स्कूल में रहते हुए या अपने आप को किया है, तो वो भी मार्क्स एग्जाम में जोड़े जाए। और अब हायर एजुकेशन के तहत जो बच्चे हमारे थे वो बाहर स्कूल वालों से कॉलेज के लिए है, वो कि जो लोग 1 साल का भी एजुकेशन करते हैं हायर एजुकेशन में कॉलेज का, उसको सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री, इस प्रकार का है। जितेंद्र जी, कोई क्लियर आवाज नहीं आ रही है, सबको आप म्यूट कर दीजिए, सिर्फ आप खुद का माइक ऑन कर रखिए। नहीं, मैं इसके बाद चर्चा को शुरू कर रहा हूँ।
तो अगर अच्छा। आवाज जैसी भी आई है, अब ये मेरा तो ये क्लोजर हो रहा है, इस पर जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि आवाज नहीं आ रही है। सबको म्यूट करूं? अभी आ रही है, अब अच्छे से आ रही है। अब आ रही है, मैं थोड़ा फ्रंट में आ गया। हाँ। हाँ, अब चूंकि पुरानी जो शिक्षा पद्धति को बदलकर इसे नया किया गया है, तो लोग इसके लिए भी खुश हैं कि अब आगे क्वालिटी एजुकेशन के लिए टीचर की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और यही बताया जा रहा है कि शिक्षा नीति में शिक्षा प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। तो इसमें एक बड़ी समस्या हम मैनेजमेंट को आएगी, वो होगी कि अच्छे टीचर रिक्रूट भी करने हैं, अच्छे टीचर हमको तैयार भी करने हैं। तो इस पर एक बात होगी। हायर एजुकेशन में जब 12वीं पास करके बच्चे जब जाएंगे, उसके लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो रही है, जिसको सेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये बनाया गया है। और अब इससे उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा की जो पूरी हमारी जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब आ गई है, पुरानी चीजों में कुछ बदलाव हुए हैं। वैसे तो 1968 में हमारा पहली शिक्षा नीति लागू हुआ, 1986 में राजीव गांधी जी ने उसको रिफॉर्म किया +2 में, और फिर 1992 में एक छोटे से आंशिक उसमें बदलाव हुए जो सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर 2009 में सर वो आया इच्छा, क्या कहते हैं, शिक्षा के अधिकार जी, शिक्षा नीतियों को इस तरीके से उसको रिव्यू बार बार होता रहा है। ये जो गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, ये यूनिवर्सल है मैटर। वो पूरी विश्व के लोग चाहते हैं कि 2030 तक विश्व जो है अपने मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमारी जो जनरेशन वो अपने आप में सक्षम हो जाए, स्किल्ड हो जाए। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो जिसको एसडीजी बोला जाता है, भारत सरकार ने अपने 2015 के जो उसमें उसको 2015 का जो उसकी नीति शिक्षा के लिए उन्होंने बनाया था, उसमें उन्होंने जल्दी समाप्त करके अपनी बात समाप्त कर चुका हूँ लगभग मैं। और मैं अब इस पर 11 पॉइंट हैं हमारे, वो एक सेकंड में लाता हूँ। तो जो ये जो आप लोग देख रहे होंगे मैंने करके रखा है, सब ये नहीं है, इस पर 11 बिंदु हैं जो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूंगा कि ये बहुत समझ आऊंगा मैं, ये थोड़ा सा गैजेट के कारण। ये हाँ देखिए, इस पर है ये इसमें परिचय की जो मुख्य बात ये नई शिक्षा नीति की उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से जो आता है, शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ मानवीय संवेदना, सामाजिक सहिष्णुता, रोजगार, कौशल और तकनीकी ज्ञान संपन्न युवाओं को निर्माण करने से। सीसीई के बारे में मैंने बता दिया था, एसडीजी के संबंध में भी मैंने बता दिया था। 2040 तक भारत के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य पर जोर है। एक और जो 2040 में हम ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। और इस नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ऐसे अभी बता रही है कि ये शताब्दी की ऐसी शिक्षा नीति है, पूरी शताब्दी की, कि जिसका लक्ष्य देश की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति, मैंने वही जो बात कहा है 2015 में जो सरकार ने लक्ष्य रखा था उसको फुलफिल करने का है। और प्राचीन भारत की जो हमारे समृद्ध है विचार की परंपराएं हैं, तर्क है, उनको लेकर के उनके आलोक में, उनके जो इनलाइटमेंट में ये चीजें तैयार की गई हैं। इस पेशे पर एक बात आ रही है कि एक बात सरकार के द्वारा कही गई है कि शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन किया जाएगा। प्लीज इसको नोट करें, ये एक विचारणीय बिंदु है कि अभी तक ये माना जाता था कि शिक्षक जो हमारे, वो जब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था, सामान्यतः वो शिक्षा के पेशे में आना चाहते थे। पर सरकार कह रही कि जो सबसे होनहार लोग हैं उनको शिक्षक के पेशे में लाएंगे, इस हेतु उन पर उनको सम्मानजनक जीवन उपलब्ध हो सके और भी उनकी जो जरूरतें हैं वो फुलफिल हो सके, ऐसा सरकार चाहती है कि उनकी व्यवस्थाएं ऐसी बने। और इसी पर जो है कि उद्देश्य वही है कि अच्छे सिद्धांतों का इंसानों का, मनुष्य का निर्माण करना,
प्रोडक्टिव जो लोग हैं उनको तैयार करना। प्रोडक्टिव तात्पर्य है कि वो लोग जो सहिष्णुता के साथ बहुलतावादी समाज में रह सकें। तो मैंने बहुत शार्ट में ये बातें बताने का प्रयास किया, क्षमा चाहूंगा अगर कोई बातें इसमें छूट गई हो तो। अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सर्वप्रथम इस पर चाहूंगा कि अपना विचार रखें श्री हमारे सबसे सीनियर हैं आरपी सिंह साहब। उनसे निवेदन करूंगा कि इस शिक्षा नीति को किस प्रकार से वो देखते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या दिक्कतें हैं, और इसमें अपने विचार रखें। बाकी लोग अपने अपने उसको ऑडियो को म्यूट कर दें, तो जिससे ये उनकी आवाज बहुत अच्छी तो हम कहेंगे हम आपकी दादी के ऑन करें वो। देखो सरदार है पूरा। हाँ, आरपी सिंह साहब, विजय चोपड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज नहीं आ रही आरपी सिंह साहब। मैं आपको अभी आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज आ रही है। ये देखिए ठाकुर साहब, मेरा ये कहना है, आज दो स्टेटमेंट हैं, आज क्या कहते हैं आपके पत्रिका में और दैनिक भास्कर में जी। एक में लिखा गया है कि अब अंग्रेजी शिक्षा जो है अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं होगी, अंग्रेजी माध्यम से। और एक में लिखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा होगी, सिर्फ लोकल जो भाषा है उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी जब तक गवर्नमेंट की पूरे रूल रेगुलेशन नहीं आते हैं, जब तक हम इसमें कुछ बयानबाजी नहीं कर सकते। बयानबाजी का मतलब ये है कि हर भाषा का अपने आप में उपयोग है जी। और मेरा तो शुरू से ही कहना है कि छोटी क्लास से, जहां तक नर्सरी से लेकर क्लास 4 तक है जी, इसमें हिंदी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, यही 3 सब्जेक्ट होने चाहिए जी। और ये सब्जेक्ट होंगे तो हमको किसी भी चीज की कहीं दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में कोई भी भाषा पढ़ाएं, कोई भी काम कराएं, कोई भी सब्जेक्ट लें तो बच्चों के लिए उपयोग होगा, मेरा यही कहना है जी। मेरा आपने जो विषय उठाया उस पर मेरा जहां तक ज्ञान है, उस पर मैं कुछ बातें आपके अनुमति से रखना चाहूंगा कि ये जो शिक्षा नीति है वो बहुभाषिकता को बढ़ाने वाली है। इसमें किसी भी व्यक्ति को बहुत से भाषाओं के ज्ञान को लेकर प्राथमिक जो शिक्षा नीति है वो जो नर्सरी जिसको हम कहते हैं, जिसको फाउंडेशन कहा जाएगा, आगे चल करके 5 वर्ष तक जो शिक्षा दी जाएगी नर्सरी से लेकर कक्षा 2री तक, वो उस पर उनके जो स्थानीय भाषा है उस पर जोर होगा। साथ में हिंदी या अंग्रेजी जो अन्य भाषा है पर प्रमुखता बच्चों को समझने में आसानी हो, अतः इसलिए स्थानीय भाषाओं पर भी, इस पर क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को भी जोर दिया जाएगा। खेल खेल में बच्चों की शिक्षा हो, इस पर बहुत ही रोचक तरीके से वो प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जाएंगी, ऐसी सरकार की मंशा है इस नीति में। आगे जी आगे इस बात पर मैं चाहूंगा कि हमारे राजीव गुप्ता साहब हैं, छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के महासचिव जी, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने विचार इस पर रखें। मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से। इसमें अभी हम लोग को इस पे कोई भी जो स्पष्ट चीजें नहीं है उस पे अपनी राय बनाने में थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहले तो ये जो भाषा की बात इन्होंने कही है उसमें उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं कहा है कि अंग्रेजी रहेगी या नहीं रहेगी। उनको अभी पहले एक स्पष्ट लाइन खींचनी पड़ेगी। पहला, अगर देखिए अंग्रेजी वो नहीं रखते हैं, अंग्रेजी कंपलसरी जो अंग्रेजी को हटा देते हैं, तो उसमें 2 चीजें होंगी कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी हटा नहीं पाएगी और गवर्नमेंट स्कूलों में अंग्रेजी हटा देगी। मान लीजिए ये स्थिति बनी, सरकार अगर ऐसा नियम लाई तो जो जितने सरकारी स्कूल हैं वो लगभग बंद हो जाएंगे। क्या होता है कि पेरेंट भले इन लोग कितनी भी दुहाई देते हैं संस्कृति की और हमारा प्राचीन ये था, हमारा वो था, हमारा ये था, लेकिन सरकार खुद अपने जो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसको, अच्छे स्कूल है उसको इंग्लिश मीडियम बना रही है। पूरे देश में ये हो रहा है, मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ में हो रहा है ऐसा नहीं है, पूरे देश में अपने स्कूलों को वो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना रही है। फिर जब स्थिति ऐसी है उसके बाद आपको बोलना कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी, ये
बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल बात है, इसमें सरकार को पहले क्लियर होना पड़ेगा। मैं आपसे इस संदर्भ में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहूंगा कि यह जो स्टेटमेंट आया है अंग्रेजी खत्म कर दी जाएगी, क्या शासन सरकार, स्थानीय हमारे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अधिकृत शिक्षा अधिकारियों के द्वारा आया है या मंत्रियों के द्वारा आया है? सचिव का, आज एचआरडी के सचिव का स्टेटमेंट है, मेरे पास है वो स्टेटमेंट। वो ये बोलते हैं अभी सरकार को उस पर क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि जब जो ड्राफ्ट आया था उसमें तमिलनाडु ने बहुत विरोध किया था। देखिए जो भाषा विज्ञान है, जो जितनी जानकारी मेरे को है मैं बताऊं, बाकी लोग को आवाज आ रही है सबको? आ रही। जो भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान, इसमें जो लिखा है कि दो आपकी जो लोकल लैंग्वेज होंगी और एक कोई विदेशी दूसरी भाषा होगी, विदेशी भाषा होगी। तो भाषा विज्ञान बोलता है कि जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी माँ की भाषा है, जैसे मान लीजिए जगदलपुर में हल्बी बोली जाती है, अब किसी जगदलपुर या बस्तर के किसी स्कूल ने अपनी मातृभाषा हल्बी चुन ली, एक हिंदी चुन ली, एक हल्बी चुन ली और एक इंग्लिश चुन ली। मान लीजिए इंग्लिश इन लोग वो कर देते हैं, इंग्लिश चुन ली। अब बताइए हल्बी में लिटरेचर कहाँ से आएगा? हल्बी में तो कोई लिटरेचर नहीं है। राजीव गुप्ता जी, हमारे यहाँ स्पष्ट एक रेखा है बोली और भाषा की। छत्तीसगढ़ी को भाषा बनाने का भी उपक्रम चल रहा है, पर छत्तीसगढ़ी को पूर्ण रूप से भाषा का दर्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है। हमने स्टेट लेवल पर जब तक सरकार स्पष्ट नहीं होगी इस पे कुछ भी राय देना, मेरे ख्याल से मैं कम से कम नहीं दे पाऊंगा। दूसरा जो मेरे को लगता है कि जो नई नीति आई है वो निजीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है सरकार का। इसमें स्कूल एजुकेशन में कम है और हायर एजुकेशन तो आप समझिए लगभग सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे, हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास संसाधन नहीं, इस टाइप के बहाने मार रही है, दूसरी भाषा में मार रही है। वो सीधी स्पष्ट बातें वो नहीं बोल रही है। लेकिन हायर एजुकेशन लगभग इन लोगों ने बेच दिया प्राइवेट हाथों पे और सरकार उस पर बहुत कुछ कर नहीं पाएगी जो ये नई नीति अगर ऐसे इंप्लीमेंट करती है। देखिए क्या प्राइवेट जो स्कूल एजुकेशन भी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो निजीकरण की तरफ ले जा रही है। आप देखिए जो पहले 5 साल का जो 3 साल का स्ट्रक्चर है वो प्राइवेट स्कूलों में तो अवेलेबल है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है। अब अगर आपको उस गवर्नमेंट स्कूलों में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना है तो कितने संसाधन लगेंगे? अब ये संसाधन 2023 में इन लोग बोल रहे हैं, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो संडे के छपा था। आप 2023 में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो 3 क्लास जो रहेंगी वो आप कैसे करेंगे? उसके पास आपके पास कोई टीचर नहीं। एक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है जो बहुत से स्टेटों में नहीं, मैं बता रहा हूँ कम से कम 20 स्टेट में उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कॉलेज नहीं। बड़े शहरों में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में, इन सब जगह जहां प्ले स्कूल बहुत पैसा देते हैं, जैसे दिल्ली में आप प्ले स्कूल की फीस देखिए 30,000 से 50,000। और भी सदस्य हैं, आपका महत्वपूर्ण विषय आया है इसमें, आपकी 2 सब बातें हैं इस पर की भाषा पर जो असमंजस की स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा ये जो सरकारी स्कूलों में वो अपने इस योजना को लागू करने में उनको दिक्कतें आ सकती है, ये सोचना उनका विषय है। वस्तुतः ये जो आज हमारी परिचर्चा है वो निजी स्कूल संचालकों और उनके प्राचार्यों के मध्य है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। ये जो योजना आ रही है मेरे ख्याल से इससे सहमत होंगे आप भी। और भाषा की जो दिक्कतें हैं उस पर जो नई सरकार की गाइडलाइन आएगी उस पर भी हम काम करेंगे। हाँ, एक आपकी बात बहुत अच्छी लगी, जो तीसरी बात आपने कही जिस पर आशंका सबको है कि क्या छोटे विद्यालय अब समाप्त हो जाएंगे, और इस पर एक निवेश की बात 11वें नंबर के पॉइंट पे दिया गया है कि जो उदात्त भावना से जो बड़े निवेशक हैं उनको आमंत्रित सरकार करेंगी। तो अगर ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चीज विविध जो मल्टीडिसिप्लिनरी स्कूल है वो संभव हो पाएगा, छोटे छोटे स्कूलों के साथ समस्या क्या आएगी, इस पर भी हम आगे बात करते हैं। और इसी विषय पर मैं बात करना चाहूंगा, हमारे उमा तिवारी मैडम सबसे पहले आकर जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा क्योंकि 40 मिनट का ये कार्यक्रम है, सबको 2-2 मिनट देना होगा। तो उमा तिवारी मैडम जी कृपया अपने विचार रखें कि ये जो अब स्कूल की स्थिति क्या होने वाली है, छोटे स्कूलों की, मध्यम स्कूलों की, ये नई शिक्षा नीति के साथ।
ऐसे तो देखिए स्कूल तो खत्म नहीं हो सकते हैं, छोटे स्कूल मध्यम स्कूल भी अपने स्तर पर चलेंगे, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति जो आई है वो कहीं ना कहीं हमको मतलब बच्चों के लिए अच्छा है। मुझे ये जो उन्होंने 5+3+3+4 करा है तो ये काफी अच्छा है। दूसरा, ये जो भाषा का समस्या जो बता रहे हैं, जैसे आरपी सिंह साहब ने भी बताया, चोपड़ा जी ने भी बताया, मतलब गुप्ता जी ने बताया, तो ये मुझे भी सही लग रहा है। साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ, ये देखिए कि स्कूली शिक्षा विनियम में 8.3 ये दिया हुआ है कि विनिमय प्रमाणन इन निजी स्कूलों का निरीक्षण। तो ऑलरेडी देखिए सारे जो निजी स्कूल हैं वो ऑलरेडी निरीक्षण के द्वारा ही मतलब उनको मान्यता मिलता है, ठीक है। और हम बहुत सारे पायदानों पर चलते हैं, उसके बाद हमें मिलता है। तो इससे मेरे को लगता है कि लाल फीताशाही और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक्रीडिटेशन अगर फिर से करवाना है या हर साल उसको दे देंगे, तो ये जो SOS टाइप का जो संस्था है जो सर्टिफिकेट देती थी बीच में पहले, जिसको लेना सब लोगों को जब भी होता था, तो उससे लोग पैसा खाएंगे बस, और कुछ नहीं रहेगा, चाहे वो समिति बने या कुछ भी बने। तो ये जो 8.3 है ये मेरे ख्याल से सही नहीं होगा छोटे स्कूलों के लिए या निजी स्कूलों के लिए, क्योंकि इससे जो भी समिति बनेगी उससे करप्शन बढ़ेगा। आपने जो बात बताई 8.3 में, जो अधिकतर फॉर प्रॉफिट निजी स्कूल, अभी तक तो नो प्रॉफिट नो लॉस की एक मुद्दा आया था, अब ये सरकार ने इसको कैसे फॉर प्रॉफिट इसमें कंसीडर कर लिया, मान लिया है एक तरीके से केंद्र सरकार ने कि बहुत सारे स्कूल फॉर प्रॉफिट रन हो रहे हैं, और उसको नियंत्रण करने के लिए अनुदान वाले स्कूल, तो अब अनुदान वो कहाँ से कट करेंगे, फंड कहाँ से आएगा, सबको फंड कहाँ से मिलेगा, एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो देने वाले लोग होंगे किस प्रकार होंगे और उनकी क्या मंशा होगी स्कूलों के संचालन में। जब वो फंड देंगे तो अपने दान के जो पैसे हैं, अनुदान के पैसे का, वो भी अपने तरीके से उपयोग चाहेंगे। तो ये एक खींचतान शुरू होगी विभिन्न विचारधाराओं के बीच में स्कूलों के मध्य। आप ये कहना चाह रही मेरे ख्याल से, अगर ऐसे स्कूल चले और जो स्कूल फीस पर शुल्क पर चल रहे हैं उनको अगर पर्याप्त या सही शुल्क लेने से रोका जाएगा तो उसके संचालन में बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। विनिमयन प्रमाणन और निजी स्कूलों का निरीक्षण 8.3 है, स्कूली शिक्षा का विनियमन करके दिया हुआ है। मैंने देखा रेगुलेशन एवं प्रमाणन करके, ठीक है। तो ये चीज कोई भी निजी स्कूल के लिए एक और संस्था बैठ जाएगी उनके निरीक्षण के लिए, जो गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बहुत सही बात आपने किया, आपने इसको अध्ययन किया हुआ है, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही हमारे सदस्य इस पर थोड़े थोड़े और भी विचार रखेंगे, थोड़े अध्ययन करके बहुत अच्छा लगेगा। चूंकि आज समय कम है, सभी सदस्यों को लेना है, मैं अब इस पर आना चाहता हूँ। हमारी मंजरी मैडम जी बहुत देर से हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनको निवेदन करता हूँ कि वो अपने विचार त्वरित रखें, उन्होंने इसमें क्या देखा है, क्या बातें उनके विचार ध्यान में जो बोलना चाहेंगे। नमस्ते सभी को। जितेंद्र जी, एक्चुअली ये ड्राफ्ट बना है अभी, इसको आते आते मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 साल तो ऐसे ही निकल जाने वाले हैं और सारी चीजें सामान्यतः होने में 10 साल लगेंगे। क्योंकि आज अगर मेरा बच्चा 6वीं में है और ये बिल लग गया या ये शिक्षा नीति आ गई तो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं है। नर्सरी में जो बच्चा उस साल रहेगा वहां से वो पूरा उसके लिए ही ये नीति चालू हो जाएगी और बाकी के बच्चों को इसका जो रेगुलर है उसमें ऐसा मुझे जानने में आया है। मतलब अब इसका क्या हो सकता है वो अभी आने वाले सालों में हमको पता चलेगा। और जो 9 to 12 सेमेस्टर इन्होंने किए हैं, वो सेमेस्टर पद्धति जो है वो एक बढ़िया निर्णय इनका रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे स्कूल की वजह से एग्जाम्पल है कि साल भर नहीं आते हैं और सिंधी बच्चे होते हैं या बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, वो बिजनेस में लग जाते हैं और साल के आखिरी में 1 महीना आकर पूरे नोट्स लेकर एग्जाम देते हैं, चाहे 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो, और अच्छे मार्क्स पा भी लेते हैं क्योंकि ईमानदार होते हैं। तो ये सब चला जाएगा, साल भर पढ़ना है। हाँ, पर इसमें 10th और 12th वालों को भी, बोर्ड वालों की भी, जो साल में एक बार इन लोग मार्च अप्रैल में तैयारी करते हैं, इनको दिसंबर वगैरह में भी फिर से तैयारी करनी पड़ेगी और हमको बोर्ड्स के एग्जाम कंडक्ट करने में फिर से वही सारी चीजें करनी पड़ेगी, दिक्कतें आएगी। तो इसका भी हमको
उसका थोड़ा सा नीतियां तो तैयारी सरकार करनी बनाएंगी। पड़ेगी ये तो उसकी। मेन शिक्षा नीति का जो पॉलिसी है, हम पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, इसके पैसे इसको लागू करना सरकार उसके लिए खुद योजनाएं बनाएंगी, सब लोगों सुझाव लेकर के, जैसे जो हाँ, सुझाव लेके, और जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, शायद हम में से ही कुछ सुझाव जाए, और क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो बहुत हायर लेवल में, और मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि ये जो शिक्षा नीति बनी है वो आनंद फानंद में अचानक नहीं बनी हुई है। वो तो मुझे लगता है 5-6 साल से इनका सब मंसूबा चल रहा होगा, और ऑन द फ्लोर अभी आई हुई है। तो जो भी है 80% तो सही चल रही है, 20% तो हर एक चीज में खामियां होती है, खिंचतान होती है, उसको सुधार लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे लाल शर्ट वाले भैया वी के ये जो है, इनसे मेरा निवेदन है, आपका शुभ नाम, आप कृपया परिचय, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो आप अपने विचार रखें। अक्षर जैन जी से मेरे ख्याल से हमने चर्चा हो गई, आपका व्यू ले लिए थे। अक्षर जैन जी आपका व्यू ले लिए थे? अक्षर जैन नहीं लिए हैं अभी? चलिए, ये भैया है, इनसे लेते हैं बहुत देर से, क्योंकि ये बाहर आउटडोर में खड़े हुए हैं, तो उनका व्यू जल्दी से लेते हैं, फिर हम हमारे विजय चोपड़ा जी और अक्षर जैन जी हैं। तो सर आप हेलो, नीति पर जी बोलिए। हेलो जी बोले। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैंने ज्यादा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा पढ़ा है। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि अर्ली चाइल्डहुड को जो है, दीजिए भैया अपना। हाँ, मैं विनोद कुमार पांडे। हाँ जी जी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए जो फोकस किया है गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी तक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इसमें नहीं था। तो ये अच्छा है कि कम से कम कुछ मतलब सारे स्कूल्स में कुछ एक अच्छी चीजें आएंगी। अभी जैसा चल रहा है, हर स्टेट हर स्कूल अपने हिसाब से कर रहा है, तो कुछ एक रूपता इसमें आएगी, एक अच्छा निर्णय लगा। और बहुत आदर्शवादी टाइप से मतलब मुझे लगा कि ये बनाया गया है। तो जैसा अभी मैडम ने बोला कि 10 साल लग जाएगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 15 साल लग जाएगा, क्योंकि बहुत कॉन्ट्राडिक्शन कहीं कहीं पे है। जैसे मतलब 5 तक जो है भाषा का चयन करना, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइवेट स्कूल्स के लिए वो बंधक तो नहीं रहेगा, वो सिर्फ अपने, लेकिन वो भी एक दिक्कत है कि सरकारी स्कूल फिर बंद होने लगेंगे। तो यही समस्या है। बाकी अब आगे पढ़ूंगा, और जब आप कहेंगे तो उस बारे में फिर वो करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आ रही है। परिचर्चा हमारी जारी रहेगी, कई जब तक इसके हम लोग इसमें बहुत एक एक बिंदुओं पर विचार करेंगे। पर आज का यह अच्छा एक प्रतिसाद आप सब लोगों से मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ इस पर विचार मंथन आवश्यक है। आपने बहुत अच्छी राय रखी। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अक्षर जैन जी को कि वो इस पर अपने विचार रखें। समय का भी ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि 40 मिनट का ये मीटिंग है। उसके बाद विजय चोपड़ा जी भी हमारे अभी हैं। तो अक्षर जैन जी। जी को नमस्कार। नई शिक्षा नीति जो आई है, इसका मूल उद्देश्य है 2030 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने गुणवत्ता को प्रथम स्थान दिया है। इसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है। तो मेघालय के बाद ये पहली बार इसको अपनी जो मूल संस्कृति विरासत परंपरा है उसको जोड़ने का प्रयास किया है, ये स्वागत योग्य है। और इसमें जो फाउंडेशन के लिए जो जोड़ा गया है, प्री प्राइमरी के क्लासेस जो निजी स्कूलों में पहले से ही है, गवर्नमेंट स्कूलों में इसका थोड़ा सा प्रश्न कम है, इसलिए इसमें निजी स्कूल के लिए कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। विशेष इसमें खेल गतिविधियों आधारित जो शिक्षा है वो निजी स्कूल अपने स्तर पर करते ही हैं। विशेष इसमें है जो मिडिल स्तर की कक्षाओं के लिए व्यवसायिक शिक्षा का जो उन्होंने स्थान दिया, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयास है। और 9वीं से 12वीं को एक खंड बना दिया उन्होंने। 9वीं में बच्चों को अपना विषय चुनने का अधिकार होगा। सीधा जो 11वीं बच्चा आता था उसको बहुत ज्यादा बच्चे का बोझ होता था, वो उनको कम होगा। और जब 12वीं के बाद बच्चा निकलेगा तो स्किल्ड होकर निकलेगा, एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। कॉलेज स्तर में भी 1 साल के बाद बच्चा सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहा है, 2 साल के बाद डिप्लोमा प्राप्त कर रहा है, 3 साल के बाद डिग्री प्राप्त कर रहा है, 1 साल और पढ़ता है, उसके बाद उसको MA के स्तर का मिल रहा है सर्टिफिकेट। उसके बाद में PhD कर सकता है, MPhil करने की आवश्यकता भी बहुत आसान और बहुत अच्छा बनाया है। और सबका समय बचाया गया है और सबको शिक्षा मिले,
पर बहुत अच्छा काम किया गया है, ये काफी नए हिसाब से स्वागत योग्य है। हाँ, मिडिल स्तर में एक समस्या जरूर है निजी स्कूल के लिए, यहाँ पर अपने को फैकल्टी रखनी पड़ेगी। जो आर्थिक बोझ निजी स्कूल पर आएगा, लेकिन निजी स्कूलों पर फीस नियामक आयोग का गठन हो रहा है, जिसके कारण फीस पर काफी पाबंदी होने वाली है। तो एक कठिन समय रहेगा निजी स्कूल के लिए। इसके लिए हम निजी विद्यालयों को एक संगठन के रूप में काम करना पड़ेगा और शासन को अपनी बात रखनी पड़ेगी कि ये समस्या हमारे साथ है, इसके तहत हमें फैकल्टी बढ़ानी है और अच्छा वेतन भी देना होगा और सही मायने में जानकार लोगों को अपने को अपॉइंट भी करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। कल मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है, कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने अगस्त माह से ही नई शिक्षा नीति को लागू करने की घोषणा कर दी है और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ भी इस पर प्रयास करेगा। हो सकता है थोड़ा यहाँ समय लगे, परंतु धीरे धीरे ये प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिस पर हम सब आगे बढ़ेंगे और बच्चों का उज्जवल भविष्य। बहुत सही बात आपने कही अक्षर भैया। मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग का आशंका होती है कि हम लोग तो अर्ली जो एजुकेशन है प्री प्राइमरी का वो देते हैं, पर सरकार की स्कूलों में नहीं है। सरकार इसको एक अलग सेगमेंट में आंगनबाड़ी के द्वारा संचालित करती है, इसलिए हम लोगों को इस प्रकार के गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि ऐसी कोई शिक्षा सरकार राज्य शासन के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं हो रही है। उस पर राज्य सरकार के द्वारा जो या केंद्र सरकार के द्वारा जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है वो इसी कार्य शिक्षा प्रोग्राम का एक हिस्सा है। और आपको बताएं, मैंने कल ही मैंने देखा कि वो इतना शानदार उसका फ्रेमवर्क अभी नए सिरे से तैयार किया गया है कि बच्चों की जो शिक्षा पर ध्यान और स्वास्थ्य पर ध्यान, उनके पोषण और आहार पर ध्यान, उनके मनोविज्ञान पर ध्यान, उसको एक बैलेंस करते हुए एक शिक्षा नीति सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने बना ली है, जिसका नाम है उड़ान। और उसकी हस्तलिखित पत्रिका मेरे पास आ चुकी है, पर वो ई पेपर में मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उसका प्रकाशन अभी नहीं कर पाया हूँ प्रिंट के रूप में इस प्रकार से। तो वो मैंने देखा, बहुत सुंदर प्रोग्राम है और सरकार की वो योजना उनके स्कूलों में भी बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी, ऐसी मुझे आशा है। और मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री विजय चोपड़ा जी, हमारे बीच में है। और ठाकुर साहब, मैंने जैसे फोन में आपसे चर्चा किया था, अभी मैं एक शिक्षा नीति का पूरा मसौदा पढ़ रहा हूँ, पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं हूँ। मैं अपनी राय आगामी मीटिंगों में दूंगा। पूरा पढ़ रहा हूँ, आज मैंने पूरा शिक्षाविदों से काफी ज्ञान प्राप्त किया है और पढ़ रहा हूँ, आगे जो राय दूंगा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हेलो जी हेलो जी है ना? तो मैं आगामी परिचर्चा जैसे आगामी परिचर्चा में दूंगा। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद जी। तो अब हमारे लगभग जितने पार्टिसिपेंट थे इस पैनल में, उससे सबसे हमारी बात हुई। आरपी सिंह साहब की भी हमने व्यू लिए, उमा तिवारी जी का, और ये विनोद कुमार पांडे जी, उनका कहना था कि इसको 10-20 साल शायद शिक्षा नीति के अनुपालन में लगे। आप ये मैं नहीं बोल रही थी, मंत्री जी बोल रही थी। मुझे तो लगता है कि सरकार अगले साल तक ही चालू कर देगी। तो कुल मिलाकर के आशंका भी है, उत्साह भी है, जैसे अक्षर जैन जी ने इसमें इसके सकारात्मक पक्ष को भी लिया। पर इसमें निश्चित रूप से जो एक एक्ट 8.3 जो लाई थी मंजरी जी ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि उसमें सरकार की वो जो परिभाषा है कि फॉर प्रॉफिट स्कूल, तो फॉर प्रॉफिट स्कूल को किस तरीके से, किस ऑब्जर्वेशन के तहत, किस निरीक्षण के तहत वो मानेंगे, और इस पर लाल फीताशाही स्कूल पर होने का भय होगा। बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे निवेश तो पहले से ही लोगों का रहता है। पर सरकार की शायद कोशिश है कि निजी स्कूलों के फीस को कम किया जाए। शिक्षण फीस को आप कम कर देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग की फीस, और अगर डे बोर्डिंग है तो डे बोर्डिंग की फीस, भोजन, आवास की सुविधा, जिस स्तर की जो स्कूल प्रोवाइड करते हैं उस हिसाब से वो तो रहेगा। केवल शिक्षण फीस को मिनिमाइज संभवतः किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी इस पर क्लोजर अगर कोई सदस्य देना चाह रहे हैं, जैसे आरपी सिंह साहब अगर क्लोजर देना चाहते हैं तो उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात फाइनल रखें। आरपी सिंह साहब।
आपकी आवाज नहीं आ रही आरपी सिंह साहब, आप वो अपना म्यूट वो ऑन करें साउंड को। हाँ हाँ जी, आने लगी। अभी इसमें बहुत जल्दी है कोई निर्णय लेने में, सरकार क्या करती है और वहां से क्या ऑर्डर्स आते हैं उसको भी पालन करने में टाइम लगेगा। और ये अंग्रेजी स्कूल तो कभी खत्म हो नहीं सकते। कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी में नहीं पढ़े, क्योंकि आगे चल के जो भी शिक्षा है, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे आईटी की हो, चाहे पीएमटी की हो, सभी इंग्लिश में है, इसका लिटरेचर हिंदी में है नहीं। तो इसमें टाइम लगेगा अभी इस बात को। और लेकिन अंग्रेजी स्कूल वाले बिल्कुल नहीं डरे कि हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हमको अंग्रेजी पढ़ानी होगी, चाहे कोई भाषा है, चाहे कोई भी प्रयोग हो, इससे हमको डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह शिक्षा बहुभाषिकता पे जोर देने वाली है, अतः कोई भी भाषा यह समाप्त नहीं होगी। हाँ, इतना है कि छात्र एक से अधिक भाषा सीखेंगे और इस शिक्षा की बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, जिनमें मानवीय पक्ष को, जैसे अक्षर जैन जी ने बताया कि मानवीय पक्षों पर भी एक अच्छे इंसान बनाना, प्रोडक्टिव इंसान बनाना, ये इस शिक्षा का लक्ष्य है। स्किल्ड व्यक्ति बनाना जो आने वाले युग में आपके मशीनों के साथ काम कर सकें, जो डिजिटल हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके साथ बहुत फ्रेंडली होकर काम कर सकें। इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये योजना, ये नीति बनी है। राजीव गुप्ता जी अभी परिलक्षित हुए यहाँ पर स्क्रीन पे, और वो बार बार चले जा रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आप लोगों की बात। जी जी, तो देखिए, कुछ सकारात्मक नकारात्मक पक्ष प्रारंभ में हमको दिखता है, पर हमको यह मानना होगा कि सरकार की योजना और नीतियां बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और सबके कल्याण के लिए होती है। ऐसे ही गुड नोट के साथ मुझे लगता है इस सभा को अब हमारी मीटिंग को क्लोज करनी चाहिए, पर इसमें कोई सदस्य और अपनी बात रखना चाहे तो वो कृपया बताएं ताकि उनको लिया जा सके। हाँ, तिवारी, उमा तिवारी मैडम, आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं बस ये बोलना चाह रही थी कि जैसे हम और सब इसको देख रहे हैं, जैसे सीटी वगैरह लागू हुआ, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शिक्षा नीति को लागू होने में, क्योंकि सरकार का ऐसा प्लान है कि मतलब पेपर वगैरह, न्यूज पेपर में मैं देख रही थी कि अगले साल से मतलब 2021-22 से ही ये चीज लागू हो जाएगा करके। तो जो बना है, मतलब जो बच्चों का कालखंड बना है 5+3+3+4, ये तो बहुत ही अच्छा है और एक नया कदम है, तो अच्छा रहेगा, हम सब के लिए भी अच्छा रहेगा। जी, इस पर और आगे की बिंदुओं की चर्चा के लिए हम और भी मीटिंग आयोजित करेंगे, जिसकी सूचना ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिचर्चा समूह पर आप सब लोगों को भेजी जाएगी। आज जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सार्थक चर्चा रही और ये ऐसी चर्चाओं से सबका मनोबल बढ़ता है और सरकार को भी कई दृष्टिकोण हम दे पाते हैं। जब हमारे डेलीगेशन, हमारे जो संगठन के लोग जाते हैं, मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से, जिनकी मुलाकात शिक्षाविदों की हम लोगों की होती है, तो बहुत अच्छी तरह ये चर्चा रही। आप सबको उन्होंने यहाँ पर अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। इस कोरोना महाव्याधि के दौर में सबके स्वास्थ्य की चिंता सबको होती है और हम पुनः अपने जो प्रकल्प हैं शिक्षा के उत्थान के, उसमें हम सब फिर से लगें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस सभा को समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहते हैं। जय हिंद।